नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय मनोज शर्मा। और मैं हूं मनोज शर्मा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आमेर में व्याख्याता वाणिज्य के पद पर कार्यरत हूं, जैसा कि आप जानते हैं। और आप पढ़ रहे हैं आज मांग की अवधारणा। उसका आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग का नियम। बहुत ही साधारण टॉपिक है मांग का नियम। जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आपके जीवन के अंदर सदैव काम आता है। मैं एक बार बोल के सुना रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करना। मांग का नियम किसे कहते हैं? अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की जो मात्राएं हैं उसमें मांगी जाने वाली मात्राओं में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी डिमांड में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है। और पढ़ लेंगे नियम को। अन्य बातें समान रहे तो एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होगी। वस्तु की कीमत में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो मांग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वह कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होगी। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होगा। एक डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए उसकी कीमत y अक्ष के ऊपर है और वस्तु की जो मात्रा है, मान लीजिए वो वस्तु अनार है और किसमें अपन ने कर रखी है? ग्राम के अंदर आइडेंटिफाई कर रखी है। व्यवस्थित चित्र बना रखा है। एक बार पॉइंट्स लगाने केवल। मान लीजिए वस्तु की कीमत कितनी है? 50 रुपए है और उस समय वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो रही है? 500 ग्राम हो रही है। जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़कर 75 रुपीज होगी तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राएं घटकर कितनी हो जाएगी? 250 ग्राम हो जाएगी। अर्थात वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। तो ये एक साधारण सा नियम है, सिद्धांत है, आपको याद होना चाहिए। मांग का नियम किसे कहते हैं? लेकिन ये याद रखना, मांग का नियम संबंध किससे? कीमत से। कीमत से शुरू करें इस नियम को याद करते समय। बच्चे गलती कर देते हैं, पहले बोलते हैं वस्तु की मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। ऐसा नहीं है। कीमत यदि घटेगी तो मांग बढ़ेगी। संबंध किससे है? कीमत से संबंध है। तो वस्तु का जो ये अपन ने मांग का नियम पढ़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए कितनी बार आप इसे याद रखें। अगला पढ़ेंगे मांग के नियम की व्युत्पत्ति। मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो पहला कारण है सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता नियम संबंध किससे है? कीमत से संबंध है इसका। उपभोक्ता की सदैव एक शर्त होती है, उस शर्त के ऊपर वस्तु का क्रय करता है और उसकी वो शर्त जो होती है वो होती है MU=P। जैसे कि आप जानते हैं, आप बाजार में उसी वस्तु को क्रय करेंगे जिससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसी कीमतें क्या हो? बराबर हो। मान लीजिए आप बाजार में गए हैं जींस की पैंट खरीदने के लिए, तो जींस आप खरीदेंगे, आपको मालूम है जींस 1000 रुपए की है, तो भी आप इसका 1000 रुपए देंगे। यदि आपको लगता है कि यदि वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा है तो आप उस स्थिति के अंदर वस्तु का क्रय नहीं करेंगे। और यदि आपको पता है वस्तु की कीमत कितनी है, 1200 रुपए की जींस है, और आपको दुकानदार कितने में देने के लिए तैयार है? 1000 रुपए में देने के लिए तैयार है, तो आप उसे खरीदने के लिए बहुत जल्दी तत्पर हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से उपभोक्ता क्या करता है? MU=P। वस्तु की कीमत के बराबर वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो, ये संतुलन की शर्त लेके चलता है। अगला नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम। इसमें उपभोक्ता की एक शर्त होती है, उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करे कि वह अपनी आय का प्रत्येक हिस्सा या आय का प्रत्येक हिस्सा इस प्रकार से व्यय करे कि हर हिस्से से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो? बराबर हो। इस स्थिति के अंदर वस्तु कितनी थी? एक ही थी। और इस स्थिति के अंदर बात करें वस्तु यदि दो होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता की शर्त क्या होगी? ये अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम के अंदर। तो MUX/PS=MUY/PY, ये इसकी शर्त होती है। और प्रत्येक अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए? उसकी दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। तो इन दो नियमों के कारण
तो सीमांत उपयोगिता नियम और एक सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इन दो नियमों के कारण ही मांग के नियम की उत्पत्ति हुई है। अब अगर टॉपिक है दोस्तों मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग के नियम के लागू होने के कारण, इसके अंदर जो पहला कारण है वो ये है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। आप जानते हैं हासमान सीमांत उपयोगिता नियम का मतलब है सीमांत उपयोगिता हास नियम, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सीमांत उपयोगिता हास नियम में क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ता जाता है और वैसे वैसे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी क्या होती है, चली जाती है, घटती चली जाती है। इस सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी तो व्यक्ति उसके लिए पेमेंट भी कम ही करेगा। मान लीजिए आपको बाजार के अंदर एक ही जींस उपलब्ध है, अंतिम पैंट उपलब्ध है बाजार के अंदर, आपको सेकंड डे की शादी में जाना है तो आप उसके लिए अधिक से अधिक भुगतान करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको उस वस्तु की अर्थात उस पैंट की, उस जींस की सीमांत उपयोगिता आपके लिए उस समय अधिक है। और यदि वो बाजार के अंदर बहुत मात्रा में जींसें उपलब्ध है, जितने चाहे उतनी, मार्केट खुला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहली जींस के लिए तो अधिक पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अंत में जैसे कि 5 जींसें ले रहे हैं तो 5वीं जींस की सीमांत उपयोगिता है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप उसके लिए उतना भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होंगे जितना कि आप प्रथम जींस के लिए भुगतान करने के लिए तो तैयार है। तो हासमान नियम लागू होने के कारण यही है, सीमांत मांग का नियम लागू होने का सबसे बड़ा कारण यह है हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। दूसरा है प्रतिस्थापन का प्रभाव। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, एक बार समझने का आप प्रयास कीजिएगा। प्रतिस्थापन क्या होता है, जब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका प्रभाव क्या हो जाता है, एक प्रतिस्थापित हो जाता है। मान लीजिए यदि कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो वो दूसरी जगह पे काम आने लग जाती है। शक्कर बहुत महंगी है, 40 रुपए किलो आती है, तो आप देखते हैं कि कुल्फी के अंदर या दूसरी जगह पर शक्कर का उपयोग न करके वो सेक्रिन का उपयोग करते हैं, क्योंकि सेक्रिन क्या आता है, सस्ता आता है, तो सेक्रिन का उपयोग क्या करते हैं, शक्कर की जगह पर करने लग जाते हैं। तो यदि कोई वस्तु है और वो सस्ती हो जाती है, प्रतिस्थापित की जा सकती है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि वो दूसरी वस्तुओं की जगह पर काम आने लग जाती है। तो यह सीमांत उपयोगिता नियम व प्रतिस्थापन का प्रभाव के कारण ही मांग के नियम की उत्पत्ति हुई है। तीसरा है आय का प्रभाव। मान लीजिए वस्तु की कीमत कम हुई है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है समझने का प्रयास कीजिए। एक उपभोक्ता एक महीने में 2000 रुपये का तेल अपनी बाइक के अंदर डलवाता है और तेल की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो मान लीजिए अब स्थिति ऐसी आ गई वो 1600 रुपये के अंदर ही उसका खर्चा चल रहा है, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 400 रुपये। अब खर्च करने के लिए उसके पास कितने अधिक रुपए हो गए, 400 रुपये। उस स्थिति के अंदर क्या करेगा, वो तेल के ऊपर वह अधिक करेगा। जितना ध्यान वो पहले रख रहा था खर्च करते समय, उतना ध्यान वो अब नहीं रखेगा। तो आय का प्रभाव पड़ता है इसके अंदर। यदि किसी वस्तु का कीमत कम हो जाए तो उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उपभोक्ता क्या करता है, अधिक वस्तुओं का क्रय करता है। बिल्कुल विपरीत, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो उपभोक्ता जब 2000 रुपये प्रति माह तेल के खर्च कर रहा था, अब वो कितने करेगा, 2200 रुपये करेगा। तो उसकी आय क्या हुई, कम हो गई। तो वो तेल का क्रय कम करेगा या सावधानी से करेगा। तो ये है मांग के नियम को लागू होने के कारण, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन का प्रभाव व आय का प्रभाव। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण मांग के नियम लागू होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे मांग के नियम के अपवाद।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गिफिन वस्तुएं। अब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात जहां कीमत भी बढ़ती है लेकिन मांग घटती नहीं है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती नहीं है, अर्थात ये मांग का नियम वहां पर लागू नहीं होता है। गिफिन वस्तु में पहला पॉइंट है अपवाद में, पहला पॉइंट गिफिन वस्तु में। पहले आपको डेफिनेशन बता दूं गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं। यदि किसी गिफिन वस्तुओं में वो वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो घटिया किस्म की होती है, जैसे कि वनस्पति घी। वनस्पति घी की डिमांड, वनस्पति घी की कीमत यदि कम भी हो जाए तो ऐसा नहीं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती है वो गिफिन वस्तुओं में आती है, और इनकी कीमत घटने या बढ़ने से इनकी मांग पर कोई विशेष फर्क नहीं आता है। और दूसरा है प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं। जैसे कि किसी की शादी है और शादी के अंदर उसके स्वर्ण या सोना चांदी उसको लेना ही है, तो शादी के समय प्रतिष्ठा है कि उसे कितना सोना लेना है। अब वो महंगा हो या सस्ता हो तो उसकी डिमांड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि सोना उस व्यक्ति के लिए उस समय प्रतिष्ठा का सूचक है। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं रखेगा, अर्थशास्त्र के नियमों को ध्यान में नहीं रखेगा, क्योंकि वो क्या है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अगला है वस्तु की भावी कीमत। मान लीजिए किसी वस्तु की भावी कीमत उपभोक्ता का अनुमान है, ठीक है, अभी लॉकडाउन का समय है और वस्तु की भावी कीमत के बारे में उसे जानकारी है कि ये वस्तु की भावी कीमत क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ी नहीं है। वस्तु की भावी कीमत बढ़ सकती है, वो ये सोचकर ही वर्तमान में उसके क्रय को बढ़ा लेगा। तो भावी कीमत ये तय करती है कि उपभोक्ता वर्तमान में वस्तु को क्रय करेगा या नहीं करेगा। अगला है उपभोक्ता की अज्ञानता या गलत धारणा। यदि कोई व्यक्ति अज्ञान है, उसे कोई गलत धारणा है उसके मन में पहले से ही तय है, तो वह उस वस्तु की कीमत पर ध्यान न देकर उस वस्तु के क्रय पर या न क्रय करने पर ही ध्यान देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति केक नहीं खाना चाहता है, उसको लगता है कि केक के अंदर अंडा होता है, तो व्यक्ति केक का उपभोग नहीं करेगा, भले ही केक की कीमतें घट जाए बिल्कुल, लेकिन वो व्यक्ति उसके बारे में उपभोग नहीं करेगा। उसे अज्ञानता हो गई कि इस चीज के अंदर ये चीज मिली हुई है, तो उस व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग घटा देता है ना। और अगला है जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि आप देख रहे हैं इन दिनों लोग अपनी अनिवार्य वस्तुएं, जो आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, उनकी कीमत नहीं देख रहे हैं। लॉकडाउन का समय है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वस्तु कल मिलेगी या न मिलेगी, वो आशंकित है, और वो वस्तु उनके जीने के लिए अति आवश्यक है, तो उसके वो अधिक भाव देने के लिए भी तैयार है। ना तो कीमत घटी है ना बढ़ी है। और मान लीजिए आपको शक्कर, चाय, दूध, ऐसी वस्तुएं हैं, सब्जी, जो आपको चाहिए ही चाहिए, बहुत आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं, इनकी कीमत भले ही बढ़ जाए लेकिन इनकी डिमांड कम नहीं होगी। तो जीवन की आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर मांग के नियम का प्रभाव नहीं पड़ता। तो गिफिन वस्तुएं, घटिया किस्म की वस्तुएं जो होती है वो गिफिन वस्तुएं कहलाती है। इसके अंदर जैसे कि वनस्पति घी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको नोट करें। प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं, भावी कीमत वस्तु की अज्ञानता व जीवन के अनिवार्य वस्तुएं, ये ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो मांग के नियम के क्या है, अपवाद है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज अपना ये लेसन पूरा हो गया है। मांग की अवधारणा 3 लेसन आज अपन ने पूरे कर लिए हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अगले वीडियोस डालते रहूंगा, आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।